हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रारंभ क्लास में मैं सुनील आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जीव विज्ञान पढ़े थे। जीव विज्ञान में हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पाचन था और श्वसन था। तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था हमने, श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो बिना रुके बिना थके अनावरत चलता रहता है, जब ये रुकता है तो हम दुनिया से ही चले जाते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण आंतरिक अंग है, हृदय। हृदय की संरचना, हृदय की क्रिया विधि, हृदय किस प्रकार से रक्त को हमारे शरीर में पंप करवाता है, किस प्रकार से वो रक्त को, अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास पहुंचाता है, इस सब के बारे में हम बहुत ही आसान व सरल शब्दों में समझते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हृदय जो है ये क्या है, हृदय जो है ये एक भाग है इसका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का एक भाग है इसमें हृदय। अब परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र क्या है प्यारे बच्चों, समझिए कि जब कोई वस्तु एक स्थान से चलते चलते और घूमते 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 फिर वहां पहुंच जाती है तो उसी को कहा जाता है परिवहन तंत्र। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, कहने का मतलब क्या है कि जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम क्यों कहा जाता है कि जो बसें होती हैं एक गंतव्य स्थान से चलती हैं, फिर वहाँ अपने गंतव्य पे पहुंचती हैं, फिर घूम के अपने वहाँ स्थान पहुंच जाती है। कहने का मतलब एक साइकिल बन जाती है। तो इसी की तरह हमारा जो ब्लड होता है हमारे हृदय से चलता है और शरीर के विभिन्न अंगों से होता हुआ कहाँ पुनः हृदय में पहुंच जाता है। इसीलिए इसको परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आप समझते हैं कि परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम कितने अंगों से मिलकर पूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम इसमें होता है प्यारे बच्चों हृदय होता है। हृदय के बाद इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें रक्त होता है। रक्त के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद में ब्लड केशिकाएं होती हैं। और ब्लड केशिकाओं में आपने पढ़ा होगा एक आपकी धमनी होती है और एक आपकी शिराएं होती हैं। अभी हम इसके बारे में समझते हैं धमनी शिराएं क्या होती हैं। इसके बाद इसमें लसिका होता है। तो इतने अंगों से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है हृदय। हृदय है तो रक्त के बारे में हमने पढ़ लिया कि रक्त क्या है, कितने प्रकार का रक्त है, किस प्रकार इसका ग्रुप क्यों बना। रक्त के बारे में हमने पढ़ा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ है हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, क्योंकि हृदय रक्त को ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब हृदय के बारे में पढ़ते हैं। हृदय की पहले हम समझेंगे हृदय की वाह्य संरचना, कि जो हृदय है हमारे बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारे बक्ष गुहा के बाईं तरफ फेफड़े के नीचे स्थित होता है। क्या बताया कि आकार यो स्थित। बच्चों क्या समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझिएगा। हृदय इतना आसान मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा आपको कहीं भी हृदय के टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे तो हृदय से आने वाला क्वेश्चन है हृदय की संरचना, हृदय की क्रिया विधि। आपको जिस प्रकार ना हम पहाड़ा याद करते हैं उस प्रकार आपका हृदय की क्रिया विधि आपको फिंगर पे याद कर देंगे हम। मतलब हृदय क्रिया विधि है आप तुरंत बता देंगे। पहले समझते हैं कि इसकी स्थिति क्या होता है। कि मनुष्य का हृदय हाथ की बंद मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है या फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित है। ये हमारा जो बक्ष गुहा है, हमारे बक्ष गुहा के बाईं तरफ फेफड़ों के नीचे बंद मुट्ठी के कारण शंक्वाकार आकार का होता है। देखिए इसके बाद इसका संरचनात्मक सुरक्षा, यह एक दोहरी झिल्ली वाली थैली में सुरक्षित रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। और पेरिकार्डियम झिल्ली के बीच में एक क्या भरा होता है, हृदय आवरण द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, हृदय आवरण द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो बाहरी आघातों को घर्षण से हृदय की रक्षा करता है। तो इतना हमने समझा। बाईं तरफ होता है, शंक्वाकार होता है, बक्ष गुहा के नीचे होता है, इसके एक झिल्ली के बीच में सुरक्षित होता है, जिसे हम कहते हैं हृदय आवरण झिल्ली कहते हैं। उसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम हृदय आवरण द्रव कहते हैं। अब इसका भार क्या होता है वयस्क बच्चों, वयस्क मनुष्य में हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। ये हमारे हृदय का आंतरिक काट है। क्या है आंतरिक काट, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग क्या काट में। कि देखिए ये हमारा दिखाई पड़ा ये बेना कावा है, इसको कहते हैं महाशिरा। ये जो दिखाई पड़ा है ये आपका ये महाधमनी होती है। अब हमारा हृदय 4 चैम्बर होता है। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर में दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अभी इसके बारे में पहुंचते हैं। और उसके बीच में दोनों कक्षों को बांटने वाला एक आवरण होता है। और अलिंद और निलय के बीच में एक क्या होता है, एक
वाल्व पाया जाता है और दाएं अलिंद दाएं बाएं नीले के बीच में एक वाल्व पाया जाता है। इन वाल्वों का क्या काम है, इनका नाम क्या है, आगे हम समझते हैं। क्या है कि हृदय के कोष्ठ, कोष्ठ माने चैम्बर, जितने स्तनधारी होते हैं लगभग उनका हृदय 4 कोष्ठों का होता है। 4 कोष्ठ माने कि हृदय में हमारे 4 कमरे होते हैं। जैसे हमने एक घर बनाया, हमने क्या बनाया, एक हमने घर बनाया और हमने घर में क्या किया, अपने घर में हमने 4 कमरे बनाए। ये जो 4 कमरा, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा, तो ये जो दाईं तरफ है ये दायां वाला हो गया, ये बायां वाला हो गया, एक दायां वाला हो गया। इसी प्रकार हमारे हृदय में 4 कमरे होते हैं। तो 4 कमरों को यहाँ कमरे न करके यहाँ हम कोष्ठ कहते हैं। तो क्या होता है, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। समझिए 4 प्रमुख कोष्ठ क्या है, अलिंद जिसको कहते हैं ऑरिकल्स, ऊपर 2 पतले व छोटे कोष्ठ दायां अलिंद राइट आर्टिकल और बायां अलिंद लेफ्ट आर्टिकल होता है। एट्रियम कहा जाता है इसको, क्या है, एट्रियम होता है, यह है एट्रियम, एट्रियम होता है। तो दायां, अब यहाँ देखिए ये पतले होते हैं, ऊपरी दोनों जो कोष्ठ होते हैं, ऊपरी 2 हमने बताया कमरे होते हैं, ये पतले होते हैं। क्या बताया, ये पतले आवरण के होते हैं। ठीक है, क्या इनका नाम होता है, ऊपर आ से अलिंद, ऊ से ऊपर, आ से अलिंद और ना से नीचे, ना से निलय। अब इसके बाद नीचे जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, ये आर्टियम होता है, आर्टियम वेंट्रिकल होता है। निचले 2 बड़े व मोटे कोष्ठ, ये जो दो कोष्ठ होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्ट मोटे होते हैं, जिनको हमने कहते हैं दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। अच्छा, अब इनके विभाजन पट्टी सेप्टम द्वारा, विभाजन पट्टों द्वारा एक सेप्टम होता है, इसके बाद दायां भाग बाएं भाग से क्या होता है, अलग होता है। कितना समझे बच्चों, समझ गए। कई कोष्ठ होता है, 4, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। अब अभी हम समझते हैं कि इसको 2 भागों में क्यों बांटा। हमारा हृदय में 4 कोष्ठ है, 2 ऊपर 2 नीचे, इसको दाएं बाएं में हम क्यों बांटा गया हमारे हृदय को, इसको भी हम लोग आसानी से समझते हैं। समझिए, अब इनके बीच में हमने बताया कि वाल्व होते हैं, वाल्व जिसको कहते हैं कपाट, हिंदी में कहते हैं कपाट, इंग्लिश में कहते हैं वाल्व। यही बहुत लोगों को सुने होंगे कि इनका फला लोगों का वाल्व खराब हो गया, हार्ट अटैक हुआ, वाल्व खराब हो गया। हम आपको हार्ट अटैक के बारे में बताएंगे, हार्ट अटैक कितने प्रकार का होता है, सबके बारे में आगे हम बताएंगे। अब वाल्व कौन होता है, देखिए अलिंद दायां भाग में, जो हमारा दायां भाग होता है, दायां अलिंद दायां निलय, इससे दाएं भाग दायां अलिंद दाएं, इसमें बच्चों एक वाल्व होता है जिसको हम त्रिदलीय कपाट या ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व कहते हैं। कितना समझेगा, जो दायां अलिंद दायां निलय, उसके अलिंद यहाँ पे यहाँ पे जो वाल्व होता है दाईं तरफ, इसे कहते हैं टाइकप्सिड वाल्व। इधर जो होता है बच्चों उसे कहते हैं डाइकप्सिड वाल्व, इसे कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व कहते हैं। समझिएगा, बायां अलिंद व बाएं निलय के बीच में क्या होता है, बाइकप्सिड वाल्व होता है। थोड़ा सा एक बार पूरा करते हैं। देखिए ये जो हमारा दिखाई पड़ रहा है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो हमारा दिखाई पड़ रहा है ये हमारा ये हमारा ट्राइकप्सिड वाल्व है, और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये कहते हैं डाइकप्सिड वाल्व है। ये बताया कि ये त्रिदलीय कपाट है, वो क्या होता है माइट्रल या वो द्विदलीय कपाट है, ये द्विदलीय कपाट है और क्या है त्रिदलीय कपाट है। इसके बारे में आप जान लीजिए। अब एक चीज देख समझिएगा कि अर्धचंद्राकार कपाट धमनी व निलय के निकास द्वार पर जो रुधिर को विपरीत बहने से रोकता है, वहाँ क्या होता है, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारी धमनी है बच्चों, यहाँ पे एक वाल्व होता है, ये देखिए ये वाल्व होता है, ये सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। क्यों, ये अब इसका काम क्या हम थोड़ा समझते हैं, लेकिन जान लीजिए क्या होता है, 3 वाल्व होते हैं। ट्राइकप्सिड वाल्व हमारे दाएं भाग में, डाइकप्सिड वाल्व या मिट्रल वाल्व ये हमारे बाएं भाग में, और सेमी लूनर वाल्व जो होता है ये निलय और धमनी के बीच में होता है। अब इसके बारे में भी हम समझते हैं। आप देखिए, आप सब क्या समझते हैं, ये जो होता है, ये जो त्रिदलीय कपाट होता है, इसका काम बच्चों क्या होता है, ये अलिंद से ब्लड निलय में आता है। दाएं अलिंद से ब्लड दाएं निलय में आता है। समझिएगा, दाएं अलिंद से ब्लड दाएं निलय में तो आ गया, लेकिन जब हृदय हमारा संकुचित होता है तो यहाँ से ब्लड यहाँ न जाकर के कहाँ, शिराओं के माध्यम का होता है फेफड़े में। उसी प्रकार ये जो आपको वाल्व दिखाई पड़ रहा है, ये वाल्व दिखाई पड़ रहा है, ये डाइकप्सिड वाल्व है। इसका काम हमने क्या बताया कि यहाँ बाएं अलिंद से ब्लड बाएं निलय में आ गया, और जब निलय हमारा संकुचित हुआ तो क्या हुआ, ब्लड हमारे अलिंद में ना जाकर के कहाँ जाता है, शरीर में जाता है। तो ये दोनों वाल्व क्या करते हैं, ये ब्लड को अलिंद से ब्लड आता तो उस ब्लड को पुनः अलिंद में आने नहीं देते हैं। उसी प्रकार ये जो निलय से जुड़ा होता है सेमी लूनर वाल्व, इसका काम होता है जब हमारा हृदय संकुचित होता है तो निलय के द्वारा ब्लड जाता है धमनी में, लेकिन धमनी से पुनः ब्लड हमारे निलय में नहीं आता। तो ये वाल्व का ये काम होता है। आगे चलते हैं। हृदय की क्रिया विधि क्या होती है, समझिए बच्चों, कि समस्त शरीर से अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध मतलब गंदा नहीं, उसका मतलब होता है CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। समझिएगा,
कहाँ पहुंचता है? समस्त शरीर का जो ब्लड होता है जिसमें बच्चों CO2 होता है, किसके द्वारा? RB के द्वारा जो आता है वो कहाँ पहुंचता है? महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में आता है और वहां दाएं अलिंद से ट्राइकप्सिड वाल्व द्वारा कहाँ? नीले में पहुंच जाता है। समझिएगा। दूसरा क्या है? दाएं अलिंद के संकुचन से अशुद्ध रुधिर त्रिदलीय कपाट से होता हुआ दाएं नीले में। हमने बताया कि हमारा 4 कोष्ठ है, 4 कोष्ठ है। ये हमारा यहाँ पे त्रिदलीय कपाट होता है, यहाँ पे द्विदलीय कपाट होता है। यहाँ से शरीर से ब्लड क्या हुआ? CO2 ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब पुनः यहाँ से कहाँ पहुँचता है? फेफड़े पहुँचता है, वहाँ शुद्ध होता है। वहाँ फेफड़े से कहाँ आता है? हमारे बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त O2 युक्त रक्त कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है। यहाँ से यहाँ पहुँचता है कहाँ? यहाँ द्विदलीय कपाट से पहुँचता कहाँ पहुँचता है? बाएं नीले में पहुँचता। फिर जब यहाँ समझता है तो क्या होता है? पूरे सही पहुँच जाता है। समझिएगा। दाएं नीले के संकुचन पर अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए प्यारे बच्चों कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद क्या है? फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, या इसी को पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा कहा जाता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। इसका कारण यह है कि पल्मोनरी धमनी जो बच्चों उसको दाएं नीले से जुड़ी होती है, क्योंकि धमनियों का ये गुण होता है कि उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त इसलिए बहता है क्योंकि पल्मोनरी धमनी किसे? दाएं नीले से लगते हो। नीले से देखिए बच्चों, नीले से ही शरीर के विभिन्न भागों में रक्त जाता है। बाएं नीले से शरीर में जाता है और दाएं नीले से कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। फेफड़ों में शुद्ध हुआ O2 युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा से होता हुआ बाएं अलिंद में आता है और फिर बाएं अलिंद से क्या बताया यहाँ? द्विदलीय कपाट डाइकप्सिड वाल्व के द्वारा कहाँ पहुंचता है? बाएं नीले। और बाएं नीले के संकुचन क्या होता है? वो किस द्वारा? एरोटा महाधमनी के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? पूरे शरीर में क्या होता है? वितरित हो जाता है। तो क्या समझे कि CO2 युक्त रक्त कहाँ पहुंचता है? शरीर से होता हुआ हमारे पहुंचता है दाएं अलिंद में, वहां से पहुंचता है दाएं निलय में, दाएं निलय से संकुचन के बाद अशुद्ध रक्त पहुंचता है फेफड़े में, फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है, वहां से आता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से पहुंचता है बाएं निलय में, हृदय के संकुचन में क्या पहुंच जाता है? पुनः शरीर में। आगे थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये हमने बनाया, यहाँ पे एक हमने क्या बनाया है? रेखा चित्र। यहाँ समझिए कि शरीर के अंग से महाशिराओं के द्वारा CO2 युक्त जो ब्लड होता है दाएं अलिंद में आता है। यहाँ से ट्राइकप्सिड कपाट के द्वारा कहाँ होता है? दाएं अलिंद में होता है। वहाँ पल्मोनरी धमनी या जो कहा था बच्चों फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचता है? शरीर के विभिन्न भागों में। फुफ्फुस धमनी कहाँ पहुंचता है? यहाँ पहुंच जाता है फेफड़े में। कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में पहुंच जाता है। और फेफड़े में पहुंचने के बाद पुनः क्या होता है? वहां फेफड़े में रक्त शुद्ध हुआ। शुद्ध होने का मतलब यह बच्चों कि उसमें से CO2 निकल जाती है, उसमें O2 मिल जाती है और O2 युक्त रक्त कहाँ पहुंचता है? पल्मोनरी शिरा। देखिए शिरा काम नहीं करता है, शिरा काम क्या होता है? अशुद्ध रक्त को बहाना, लेकिन यहाँ शिरा काम क्या है? शुद्ध रक्त लेके आता है। क्योंकि जुड़ा किससे होता है? ये जुड़ा होता है फेफड़े से अलिंद से। यहाँ पहुंचता है पल्मोनरी शिरा, यहाँ से पहुंच जाता है अलिंद में, अलिंद में बाइकप्सिड वाल्व के द्वारा द्विदलीय कपाट के द्वारा क्या होता है? पहुंचता है बाएं में, और जब संकुचन होता है तो क्या होता है? महाधमनी कहाँ पहुंच जाता है? पूरा शरीर में। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में रक्त 2 बार आता है, इसीलिए हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। देखिए देखो हम बताया ना कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? कि इसका कारण यही है कि एक चक्कर पूरा करने में रुधिर को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। आपको बच्चों एक बार दाएं तरफ से, एक बार बाएं तरफ से, 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा हृदय क्या होता है? हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है वो क्या है? दोहरा पाया जाता है। दूसरी बात, हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है ये क्या होता है? एक जानिएगा, ये बंद होता है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ये बंद होता है, खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता। फिर है फुफ्फुसीय परिसंचरण, दायां निलय, पल्मोनरी, इसको हमने अभी बताया। आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब यहां देखिए क्या महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हुआ या किसी भी हमारी बोर्ड CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है? तो देखिए मैंने बताया कि मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो बंद होता है एवं दोहरा होता है। बंद क्या होता है? कि सारी प्रक्रियाएं इसके रक्त बंद वाहिनियों में प्रवाहित होता है, मतलब खुला नहीं होता है। अगली क्लास में हम आपको जब धमनी शिरा बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि किसमें रक्त, किसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है और किसमें बंद होता है। तो हमारे जितने भी स्तनधारी होते हैं सब में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला किसमें पाया जाता है? अगली कक्षा में आपको बताएंगे किसमें किसमें खुला होता है। अगला है हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी, पुरोनरी धमनी कहा जाता है। इसमें रुकावट से हार्ट अटैक होता है। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों समझिए क्या यहाँ कह रहा है कि हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी। अब रक्त
जो धमनियां होती है ये तो शरीर को पूरे पहुंचाती है, लेकिन उसमें एक धमनी होती है, क्योंकि हृदय को भी रक्त की आवश्यकता होगी, क्योंकि रक्त में ही क्या है, CO2 है, और हृदय भी एक हमारा कोशिका से बना है, उसको भी ऊर्जा चाहिए तभी तो धड़केगा, तो उसको ऊर्जा चाहिए तभी तो धड़केगा। तो उसको जो रक्त मिलता है किसके द्वारा मिलता है, तो उसको मिलता है कोरोना से आगे लीजिएगा, कोरोनरी धमनी के द्वारा मिलता है। और जब इसी कोरोनरी धमनी में बच्चों रुकावट होता है तब हृदय को रक्त नहीं मिल पाता है, और जब हृदय को रक्त नहीं मिलेगा तो रक्त में ही ऑक्सीजन है, अन्य पोषक तत्व है, जब ऑक्सीजन को नहीं मिल पाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो कार्य करना बंद कर देगा। इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक कहा जाता है, या हृदय आघात कहा जाता है। हृदय धड़कन का स्वचालित नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा हमारे दिमाग में होता है, एक ग्रंथि होती है, दिमाग का भाग होता है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है जो हृदय को नियंत्रित करता है। अगला है हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन जो एड्रेनलिन। इसको यहाँ पे बच्चों याद कर लेना बहुत जरूरी है, इसे कहते हैं लड़ो योम उड़ो हार्मोन होता है। अब ये सिक्रेशन कहाँ से, इसका श्रवण कहाँ होता है, तो मनुष्य के विसरण पे, ये विसरण ग्रंथियों पे पाया जाता है, इसका नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन होता है, इसका नाम होता है लड़ो और उड़ो। ये क्या करता है, धड़कन दर को नियंत्रित बातें करता है। जब हम कोई काम करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम दौड़ते हैं, उस स्थिति में हमारी मांसपेशियों को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, और जब ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी तो उसको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होगी। अगर उस स्थिति में हमारा हृदय सामान्य अवस्था में धड़के तो हमको ऊर्जा, उस अंग को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और हमारा कोई कार्य संभव नहीं होता। तो उस स्थिति में जो ये एड्रेनलिन हार्मोन होता है वो हमारे हृदय की धड़कन को क्या करता है, बढ़ा देता है, और जब हृदय की धड़कन बढ़ जाती है तो हमारे उस अंग को क्या मिलता है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस मिलने लगती है, और जिससे क्या होता है, हमें कोई काम करने में दिक्कत नहीं होती। इसलिए आप लोगों को देखा, जब हम दौड़ते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, तो हमारे हृदय, जो हमारे मनुष्य का हृदय होता है, एक बार माने 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार जो धड़कता है, जब हम कोई व्यायाम करते हैं, स्वस्थ मनुष्य की बात करें, तो हमारा धड़कन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये धड़कन क्या है, लब डब क्या है, लब डब। जब हृदय हमारा संकुचित हुआ, लब फैला डब, तो ये जब देखिए आवाज आ रही ना, यही आवाज को हृदय का धड़कन कहा जाता है, जिसका नियंत्रण हमारे हृदय का एक होती है, उसका पेशी होते हैं, पेस मेकर होता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कभी कभी कुछ मनुष्यों में पेस मेकर उनका धड़कन बहुत कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में उनके हृदय में पेस मेकर लगाया जाता है, कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, ताकि वो हृदय की धड़कन पे करता है, बढ़ाता है। हम सब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये लब डब की जो आवाज आती है, इसी को हृदय स्पंदन दर कहा जाता है, और एक स्वस्थ मनुष्य का इस हृदय स्पंदन दर 72 मिनट प्रति मिनट होता है। यहाँ पे हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग का मात्रक, तो हृदय को स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, इसको नापने के लिए कौन सा जांच होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, एक 2D इको होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम होता है ECG। इससे पता लग जाता है कि आपका हृदय सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर इसमें दिक्कत आती है तब और बड़ी बड़ी जांचें होती हैं, इको 2D होता है, एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी प्यारे बच्चों तब जांच होती है जब आपके हृदय में लगता है कि आपके हृदय में कोई नस ब्लॉक है, वो आपका ऑपरेशन करना होता है हृदय में, तो उस स्थिति में एंजियोग्राफी होता है। एंजियोग्राफी स्पष्ट बताता है कि आपका हृदय की कौन सी सिरा या कौन सा क्या कहते हैं धमनियाँ कहाँ ब्लॉक है, तो उस अनुसार वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ऑपरेशन करके वहाँ पे उसके ब्लॉकेज को खत्म करवाते हैं। तो ये हृदय की कार्यप्रणाली जांचने का यंत्र है। तो आई होप डेट बच्चों आपको ये क्लास ये कक्षा हृदय की क्या क्रिया विधि संरचना किस प्रकार से क्या करता है, आपको अगर आपने अंत तक पढ़ा होगा तो निश्चित ही आपको हृदय से की क्रिया विधि आपको याद हो गया होगा। तो बच्चों आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमको प्यार दें, और अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और भी अगर चाहते हैं कि किसी को और लाभ हो जाए तो एक बार इस क्लास को शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम हृदय के 2 हमने पढ़ा, रक्त पढ़ा और हृदय पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे धमनियाँ, सिराएं पढ़ेंगे। इसके बाद हृदय से में कौन कौन से व्याधि होते हैं, हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, BP क्या होता है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।